हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। किसके? पॉलिटी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री की मैंने डिटेल में डिस्कस क्लास किया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो और मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो आप लोग उसको लेना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। संसद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में डिटेल में दिया गया है। अब बात करते हैं संसद के कितने भाग हैं। तो संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। राज्यसभा आर्टिकल 18 में है, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम देख लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये है पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में क्या है? किसका उल्लेख है? पार्लियामेंट का। तो देखिए दोस्तों, जो पार्लियामेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की जननी किसे कहते हैं? तो संसद की जननी जो है उस किसको कहते हैं? ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। वहीं पर बात करते हैं कि संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि भारतीय संसद भवन का जो निर्माण है, भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया है। किसने किया है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया है भारतीय संसद भवन का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये है एडविन लुटियंस और ये है हर्बर्ट बेकर जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसद की जो बाहरी परिधि है, ये जो संसद है, ये संसद बना है, तो संसद की जो बाहरी परत दिख रही है ना, ये 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। कितने स्तंभ पर टिकी है? तो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी है संसद की जो बाहरी परिधि है। संसद की जो बाहरी परिधि दिख रही है ना आप लोग, बाहरी परिधि जो देख रहे हैं कि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी है। बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन से थे। तो भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन थे? देखिए, सबसे पहले थे डी आइजन हावर। ये 1959 ईस्वी में भाषण दिए थे भारतीय संसद में। और सेकंड नंबर पर थे जिमी कार्टर। इन्होंने 1978 में भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और तीसरे नंबर थे बिल क्लिंटन जो थे 2000 में भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन थे। और फोर्थ नंबर पे थे बराक ओबामा। ये 2010 में भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं संसद के सत्र। ये संसद के सत्र क्या होते हैं? देखिए, हम लोग भी सुनते हैं और आपने भी सुना है, तो मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये संसद के सत्र क्या होते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो है बजट सत्र चल रहा है, फिर मानसून सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो आइए आज हम समझेंगे संसद के सत्र कौन कौन से हैं। संसद के सत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब सबसे पहले होता है बजट सत्र, फिर मानसून सत्र है और उसके बाद में शीतकालीन सत्र। तो जो बजट सत्र होता है इसके अंतर्गत क्या होता है? बजट सत्र जो होता है ये फरवरी से मई तक होता है। कब से? फरवरी से मई तक बजट सत्र को पेश किया जाता है। बजट सत्र के अंतर्गत होता है जैसे कि जो बजट होते हैं कि पूरे साल में क्या क्या करना है, कितना किस में बजट लगना है, वो सारा डिटेल में हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि लेकिन जो जब समय पर जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट सत्र को पेश करते हैं। अब बात करते हैं मानसून सत्र के बारे में। तो मानसून जो सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है। जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र होता है। और शीतकालीन जो सत्र है वो नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलता है। तो शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए, ये है लोकसभा, ये हमारा लोकसभा और ये है राज्यसभा। चलिए देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, कौन कौन से कैसे मतलब कि इसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लोकसभा और ये हमारा राज्यसभा।
लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, हाउस ऑफ पीपल होता है, और वहीं पर राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में जनता का सदन होता है और राज्यसभा में चर्चित लोगों का सदन होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पर इसलिए हमने बाइलिंगुअल लिख दिया है कि लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा जो है निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा जनता का सदन होता है और राज्यसभा चर्चित लोगों का सदन होता है। वहीं पर लोकसभा प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा है, और द्वितीय सदन राज्यसभा है। प्रथम सदन कौन सा होता है? प्रथम है लोकसभा, द्वितीय राज्यसभा है। अस्थायी सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है, लेकिन अस्थायी सदन राज्यसभा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अस्थायी अस्थायी दोनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिए कि जो लोकसभा होता है ना, ये लोकसभा, ये है राज्यसभा। तो लोकसभा का जो सदन होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। लेकिन राज्यसभा का जो सदन होता है वो अस्थायी होता है। राज्यसभा का सदन कैसा होता है? अस्थायी होता है, और लोकसभा का अस्थायी होता है। और लोकसभा जो होता है वो युवाओं का सदन होता है। लोकसभा जो होता है ना वो युवाओं का सदन होता है। राज्यसभा जो होता है वो बड़ों का सदन होता है। तो बड़े जो होते हैं वो राज्य करते हैं। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लो ना कि राज्य में क्या होता है, बड़े लोग राज्य करते हैं, और लोग क्या होता है, लोक में जो है कि युवा लोग, लोक का सदन युवाओं का सदन होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। कितनी? 552 अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होती है। 550 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और 2 जो सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन 2 सदस्य होते हैं, और 550 में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से होते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। देखिए दोस्तों, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य से 530 सदस्य होते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है अब खत्म कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है अब खत्म कर दिया गया है। तो अधिकतम सदस्य कितने हैं? 550 हैं, जिसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 550 सदस्य हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 543। ठीक है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543 है। वहीं पर राज्यों से 530 और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से है, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों को अगर 6 ऐड कर देंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सदस्यों की संख्या है वो 19 है, और राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 524 है। जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, जो अधिकतम संख्या सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिक सदस्यों की जो संख्या है अधिकतम होते हैं, अधिकतम सदस्य 250 है, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या होती है 250 होती है। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, और 12 जो होते हैं 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। और जो वर्तमान सदस्य संख्या है, तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245 है। 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है अधिकतम 250 है, और वर्तमान समय में कितने हैं? तो 245 वर्तमान समय में है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा में जो थे अधिकतम 552 होते हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 550 है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पता चल गया होगा, किसकी कितनी संख्या है और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल
जो है 81 और आर्टिकल 80 के बारे में बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, इनका कार्यकाल वगैरह और योग्यताएं क्या होती हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 में होता है और राज्यसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल 80 में है। तो आर्टिकल 81 लोकसभा, इनका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है और ये भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है और इनकी योग्यता क्या होती है, लोकसभा के जो योग्यताएं होती हैं वो है जैसे कि भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो और सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इसकी योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल व दिवालिया ना हो। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं ये होती हैं। लोकसभा भंग किया जा सकता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। वहीं पर बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 18 के बारे में। इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है और राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा की जो योग्यताएं होती है, सदस्यों की जो योग्यताएं होती है वो है भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल व दिवालिया ना हो और शिक्षित का सदन होता है। शिक्षितों का सदन राज्यसभा होता है और जनता का जो सदन है वो लोकसभा होता है। तो लोकसभा जो होता है वो जनता का सदन है और राज्यसभा जो है वो शिक्षितों का सदन है। शिक्षितों का सदन जो है वो राज्यसभा है और जनता का जो सदन है वो लोकसभा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का जो उम्मीदवार होता है उनकी आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की 30 वर्ष। लोक 25 और राज्य 30 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बारे में। सदस्यों पर चुनाव कैसे कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब चुनाव में जनता भाग लेती है। लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, लोकसभा के चुनाव में जनता जो है वो भाग लेती है। लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लेती है, चुनाव में जनता भाग लेती है। लोकसभा के चुनाव में आर्टिकल 81 में दिया गया है, लोकसभा के चुनाव में जो है जनता भाग लेती है और इसीलिए इसको प्रत्यक्ष चुनाव कहा गया है। और राज्यसभा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। कौन कौन लेता है इस चुनाव में, जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसमें विधायक एमएलए भाग लेते हैं। और जो लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है, तो 5 वर्ष पर होता है। और आर्टिकल 18 जिसमें राज्यसभा का उल्लेख है, तो इसमें जो प्रत्येक 2 वर्ष या 1.5 सदस्य 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे कि लोकसभा जो होता है वो 2019 से 2024 में, ठीक है, 5 वर्ष पर होता है। और वहीं पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में जैसे 2020, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है, तो ये राज्यसभा का चुनाव जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और चुनाव में इसमें राज्यसभा चुनाव में क्या होता है, विधायक एमएलए भाग लेते हैं, लेकिन वहीं पर लोकसभा में जो होता है चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा चुनाव होता है, जनता इसमें भाग लेती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। किसके लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के पदाधिकारियों को उल्लेख किया गया है। और लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष होते हैं, दूसरे उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष है, दूसरे उपाध्यक्ष हैं। जैसे कि बात करते हैं प्रोटम स्पीकर के बारे में। जो प्रोटम स्पीकर होते हैं, ये प्रोटम स्पीकर जो होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। प्रोटम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो प्रोटम स्पीकर होता है इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटम स्पीकर का जो काम होता है लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वर्तमान में प्रोटम स्पीकर कौन है, तो वर्तमान में प्रोटम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। वर्तमान में कौन है, तो वीरेंद्र कुमार थे। अब बात करते हैं अध्यक्ष या स्पीकर के बारे में। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है और इनका अधिकार क्या होता है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है कि लोकसभा के जो सभी कार्य हैं उसको सही रूप में संचालन करना और उस पर नियंत्रण करना है। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्या करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जैसे कोई विधेयक है उस पर निर्णय नहीं निकल पा रहा है तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस पर निर्णायक मत
दे सकता है। अब बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक का जो निर्धारण है कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष है और वो 60 दिन तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला जो अध्यक्ष है वो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार भी बहुत अच्छा बना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। मैंने लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस किया, अब हम राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 89 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 89 में। चलिए देखते हैं। राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं ये भी दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से हैं? सभापति होते हैं, उपसभापति। सभापति और उपसभापति। सभापति क्या हो, कौन कौन से हैं? देखिए, सभापति का कार्य क्या होता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता। जो सभापति है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति है वेंकैया नायडू जी हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरवंश नारायण सिंह है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे संसद से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बहुत ज़्यादा इधर उधर से पॉइंट को कलेक्ट नहीं किया है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट लगा उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन है उसको हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर बेस में है, वन लाइनर में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से घटाकर 545 कर दी है? ऑप्शन है 31वें संशोधन ने, ऑप्शन बी है 42वें संशोधन ने, ऑप्शन सी है 35वें संशोधन ने, ऑप्शन डी है 45वें संशोधन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 31वें संशोधन। 31वें संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। ठीक है, कितना? 545 कर दी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। क्या? वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2010, 2015, 2021 या फिर 2026। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 5, 2 या फिर 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। क्या? ऑप्शन ए 3। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में बिली बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 115, आर्टिकल 116, आर्टिकल 249, आर्टिकल 226। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार किए या अस्वीकार किए इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करें या अस्वीकार करें इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आर्टिकल 104, आर्टिकल 82, आर्टिकल 105, आर्टिकल 117। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 105। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद या विधानसभा की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 150 दिन या फिर 120 दिन। अभी मैंने देखा था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक संसदीय विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ऑप्शन ए, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्या राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषदें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद जो है वो विषयों पर कानून बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखे में, भारत की संचित निधि में या फिर निक्षेप और अग्रिम निधि में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों आप हमें दिल से लाइक कर दीजिएगा, इस सेशन को दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।